मेरा नाम खुशबू है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि घर की 4 दीवारों में भी सूरज की किरणों से रंग मैला हो जाता। भगवान की कृपा है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। जिस समय मैं इंटर कर रही थी, हम शहर में रहते थे। मैं अपना फेस कवर करके ही कॉलेज जाती थी। वैसे तो मेरे घर में किसी बात की पाबंदी नहीं थी, मैं खुद ही अपनी मर्जी से ऐसा करती थी। मेरी दोस्तें भी अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थीं और मैं भी उनके यहाँ पर चली जाया करती थी। मेरे माता पिता ने मुझे ज़्यादा आज़ादी तो नहीं दी थी, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा रोक टोक भी नहीं लगाते थे। हमारे यहाँ लड़कियाँ अकेले बाजार नहीं जा सकती थीं। मेरे पिताजी जॉब करते थे और मेरी माँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। क्योंकि हम एक छोटे से शहर में रहते थे, इसीलिए हमारे शहर में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं था। इसी वजह से इंटर के बाद मैं अपने घर पर ही बैठ गई। मुझे इस तरीके से घर पर रहने से घुटन महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन मैंने अपने पिताजी से जिद कर करके प्राइवेट फॉर्म भर दिया और फिर बीए कर लिया। मैं चाहती थी कि मैं आगे और ज़्यादा पढ़ूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा घर बैठने से बेहतर है क्यों ना मैं किसी स्कूल में टीचर की जॉब ही कर लूं। लेकिन इस मामूली जॉब के लिए भी किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत थी। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो वो मान गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। वो हमारे इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार थे। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वो पॉलिटिक्स में भी थे और यहाँ पर किसी की भी जॉब के लिए उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। मेरी माँ ने कुछ समय चौधरी साहब के छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे और हमारी बहुत इज्जत भी करते थे। पिताजी को पता था कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार चौधरी साहब के घर पर गई थी तो मैंने एक चादर से अपना फेस कवर कर रखा था। सिर्फ मेरी आंखें ही दिख रही थी और मैं उनके आलीशान घर को बहुत हैरत से देख रही थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। उनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। नौकरों की तो उनके घर में रेल पेल थी और वो किसी रोबोट की तरह इधर से उधर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। लेकिन अजीब बात मुझे ये लगी कि उनके घर में कोई औरत मुझे नज़र नहीं आई। फिर उनके घर की एक नौकरानी ने हमें एक कमरे में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आ गए। उनको देखकर तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। उनको देखने से ही पता चलता था कि इलाके में उनका कितना रोब होगा। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वो कोई ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं थे, वो एक सेहतमंद आदमी थे। उनके चेहरे से सुर्खी छलक रही थी। उनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो कमरे में आए, पूरा कमरा खुशबू से महक गया और ये खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। ये ऐसा समय था जिसने पहली नज़र में ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैंने अपना फेस नहीं खोला। मैं बहुत गौर से उस शहजादे को देख रही थी जिनको सब लोग यहाँ चौधरी साहब कहते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार ही नज़र भरकर मुझे देखा था और मेरे पिताजी से नौकरी की सिफारिश ले ली। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उन्होंने पिताजी से कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को ये नौकरी मिल जाएगी। वो हमारे पास 5 मिनट ही बैठे और फिर चले गए। इतने कम समय में ही उनका नौकर हमारे पास चाय की ट्रे लेकर आ गया। उसने वो चाय की ट्रे हमारे आगे रख दी और उस ट्रे में चाय के साथ साथ नमकीन, केक, बिस्किट, काफ़ी हल्की फुल्की चीज़ें भी थी। हमने वहाँ सिर्फ चाय पी और पिताजी ने नौकर से कहा कि हम चलते हैं। वो हमारे साथ घर के गेट तक आया और फिर एक ड्राइवर से कहने लगा कि इन मेहमानों को इनके घर तक पहुँचा दो। जाते समय शायद चौधरी साहब भी हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करके गए थे। शायद उनका मेहमान नवाजी करने का यही तरीका था। उस दिन मैं चौधरी साहब से इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं बता नहीं सकती थी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी, उन्होंने मेरी जॉब के लिए हामी भर दी थी। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी ने बताया कि चौधरी साहब ने बुलाया है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी एक ज़मीन सरकार को दे दी है। इंसानियत के नाते उसमें एक स्कूल बना दिया गया था
वहाँ एक लेडी टीचर की जगह खाली थी। वहाँ उन्होंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। इतनी जल्दी अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच में चौधरी साहब की कितनी बात है। लोग उनकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, वो सब लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद जॉब मिलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई। हमारे शहर से ये स्कूल 20 किलोमीटर दूर था। एक बस लगी हुई थी जो सुबह को सारे टीचर्स और बच्चों को स्कूल में लेकर जाती और छुट्टी के समय वापस घर छोड़कर जाती थी। मैं भी इसी बस से आती जाती थी और वो बस भी चौधरी साहब ने ही लगवा रखी थी। मेरे पिता एक बहुत शरीफ इंसान थे और वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक दिन जब हमारी सारी टीचर्स रोड पर खड़े होकर अपनी बस का वेट कर रहे थे तो एक हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से नकाब उड़ गया। इत्तेफाक से उसी समय चौधरी साहब भी वहाँ से निकलकर कहीं जा रहे थे और उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। अगले ही दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आ गए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने लगे। मेरे पिता को उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इलाके का इतना इज्जतदार और इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगा। मेरे पिता ने मेरी माँ से इस बारे में मशवरा किया और फिर ये सोचकर हाँ कर दी कि चौधरी साहब से शादी के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जब मेरी शादी चौधरी साहब से हुई तो मेरे रिश्तेदार और मेरी दोस्त सभी मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। वो कह रही थी कि अब खुशबू हमारी मालकिन होगी। चौधरी साहब ने मुझे सर से पैर तक सोने में पीला कर दिया था। उनकी हवेली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती फर्नीचर के साथ साथ नौकरों की एक बहुत बड़ी फौज थी और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी थीं। जब मैं शहर से गांव गई तो चौधरी साहब की दुल्हन देखने सारे गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी और मेरी बहुत तारीफ भी कर रही थी। चौधरी साहब की उन्हीं की उम्र की एक बहन भी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो उन सब की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही थी। गांव और शहर की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ औरत अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं जा सकती। किसी से मिलना जुलना और कहीं आना जाना बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ गांव की औरतें तो हमारे घर पर आ सकती थीं, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर औरत घर से बाहर नहीं जा सकती थी। घर से बाहर झांकना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो चौधरी के घर की औरतों की आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर बात पर ही पाबंदी थी। इस घुटन भरे माहौल में मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन चौधरी साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ के नौकर भी हर समय मेरे हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। मैं जिस भी काम के लिए हुक्म देती वो समय से पहले पूरा कर देते। धीरे धीरे मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में आने लगी और मैंने उनकी हवेली को एक खूबसूरत स्वर्ग बना दिया। इस स्वर्ग में सिर्फ मेरा हुक्म चलता था। मैं यहाँ की मलिका थी और चौधरी साहब यहाँ के राजा थे। उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत ने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं पूरी तरह उनकी हो चुकी थी। अब मैं उनके बिना और वो मेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी साहब मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया फिराया करते थे। वो मुझे दूसरे शहर भी घुमाने लेकर जाया करते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे, लेकिन इस गांव की पाबंदियां बहुत कड़ी थीं। यहाँ तक कि हमारे घर पर शहर से मेरी कोई दोस्त भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह मैके वाले भी डरे डरे रहते थे। बस थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आते और जब मैं कहती कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है तो 6 महीने बाद चौधरी साहब गाड़ी पर पर्दे लगवाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके मुझे ले जाते। मैं अपने माता पिता के घर कुछ ही देर बैठती और वापस आ जाती। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मुझे मेरे माता पिता के घर सिर्फ 1 दिन ही रहने की इजाज़त मिली थी। ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ कोई कैदी हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इन लोगों को शायद इसी बात का डर था। यहाँ मेरी ज़िंदगी पाबंदियों में ही रह गई थी, लेकिन मैं ये पाबंदियाँ सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि चौधरी साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अगर मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास न होता
तो शायद 2-3 दिन में ही मैं इस कैद खाने से फरार हो जाती, क्योंकि एक दिन भी गुजारना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें संतान की खुशी दिखाई। हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई और मैं अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। कुछ साल बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो चौधरी साहब कुछ अलग अलग से रहने लगे और ज़्यादातर समय अब वो बाहर ही बिताने लगे। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे। मैं हर समय उनमें ही लगी रहती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अकेली ही रह गई हूँ और एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता हम दोनों के बीच रह गया है। अब वो मुझसे इतनी दूर हो गए थे कि मैं उनकी किसी बात में बोल भी नहीं सकती थी। वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक थे, जबकि मैं मजबूर थी। मैं उनकी इस हरकत को समझ नहीं पा रही थी। मैंने एक नौकर से मिन्नतें की और उसके आगे हाथ जोड़े। तब उसने मेरे बच्चों पर तरस खाकर बता दिया कि चौधरी साहब शहर की एक कम उम्र लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। उसको लेकर बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक दिन मैंने चौधरी साहब से पूछ ही लिया कि सुना है आप दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जगह अपने घर पर हो और अपने बच्चे संभालती रहो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्द घर के बाहर हजारों काम करता है। औरत को इस बात का हक नहीं है कि वो मर्द की बाहर की जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनकर यहीं इस घर में रहना है तो आज के बाद इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना। ये कहकर वो चले गए और 5 दिन तक घर वापस नहीं लौटे। और अब तो हद ही हो गई थी कि वो अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में छुपकर रोती रहती, लेकिन आखिर कब तक मैं ऐसे घुट घुट कर जीती रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, चौधरी साहब, अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आइए, फिर आप दूसरी शादी कर लेना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुन ली, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि खुशबू, तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहती हो। चलो तुम्हें कहीं घुमाकर लेकर आता हूँ। चलो गाड़ी पर शहर का चक्कर लगाकर आते हैं। उन्होंने काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने को कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन भरी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा मिलेगा। मैंने जल्दी से बच्चों को नहलाया और तैयार कर दिया और फिर खुद भी जल्दी से तैयार हो गई और हम लोग शहर आ गए। जब मेरे पिता के घर के पास आए तो चौधरी साहब कहने लगे कि तुम्हें अपने माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए। गाड़ी उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर रोकी और कहने लगे कि तुम जाकर अपने माता पिता से मिल लो, तब तक मैं अपने बच्चों को पार्क में घुमाकर लाता हूँ। मैं उनकी चालाकी नहीं समझ पाई। अपने माता पिता से मिलने की खुशी में मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और अपने घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन चौधरी साहब मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 6 साल का था और दोनों बेटियां उससे छोटी थीं। मैं अपने बच्चों की याद में बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। मेरे माता पिता मुझे तसल्ली देते हुए मुझसे कहते कि अभी बच्चे छोटे हैं, वो उन्हें लेकर कहाँ जाएगा। तुम देखना, एक दिन वो खुद आकर तुम्हें ज़रूर लेकर जाएगा। तुम सब्र करो। लेकिन कोई माँ अपने बच्चों के लिए कैसे सब्र कर सकती है? वो एक पल भी अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? खैर, एक दिन जब मेरे पिताजी गांव गए तो पता चला कि चौधरी साहब अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरे पिताजी समझ गए थे कि उन्होंने मुझे घर से किस वजह से निकाला था, ताकि इसके रोने धोने से उनके रंग में भंग न पड़ जाए। मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और मुझे बता दिया कि चौधरी साहब तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे उसकी बहन के पास हैं। जब उसका अपनी नई शादी से दिल भर जाएगा, फिर वो तुम्हें आकर खुद ही ले जाएगा। अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, और अगर तुमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो जो चाहे फैसला करेगा।
मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि मैं खामोश नहीं रहूंगी, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं इस गांव की घुटन भरी जिंदगी को उसकी मोहब्बत की वजह से ही बर्दाश्त कर रही थी। मगर अब जब हम दोनों के बीच में मोहब्बत ही नहीं रही तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। फिर एक दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आए, लेकिन वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो वो कहने लगे कि तुम बच्चों के पास चल रही हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे दूसरे घर में मेरी दीदी के साथ रह लेना, क्योंकि आपकी हवेली में मेरी सौतन का सामान सज गया है। हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये मेरी बेइज्जती थी। एक तो मैं उनकी बीवी बनकर उनकी इज्जत का ख्याल करती थी और उस घुटन भरी माहौल में जी रही थी, और उनके 3 बच्चों की माँ थी। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि जो मेरा घर है मैं वहीं रहूंगी जहां मैं पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ वहीं पर रहेंगे, वरना। उन्होंने मुझसे पूछा, वरना तुम क्या करोगी? मैंने भी कह दिया, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बस मेरे बच्चे आप मुझे यहाँ दे जाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार और सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा न हो कहीं तुम अपनी जिद की वजह से हम सबसे दूर हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब और कितनी दूर हो सकती हूँ। उन्होंने भी मुझसे कहा ठीक है। उन्होंने एक बार भी मुझे मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की और वो चले गए। फिर वो कभी दोबारा नहीं आए। मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती, रोती रहती, लेकिन उधर से कोई भी खबर नहीं आती। बिल्कुल खामोश थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती। जब मेरे पिता ने मुझे इतना परेशान देखा तो मेरे चाचा से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे, वो वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं ताकि वो बच्चों की माँ को उनसे दूर न रख सके। इतने छोटे बच्चे तो कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। पिताजी चाचा के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया। जब चौधरी साहब के पास नोटिस भेजा तो उन्होंने बदले में मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए। जल्दबाजी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती रह गई। मैं सोच रही थी कि काश मैं ये कदम न उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाते। जब नई शादी का बुखार उनसे उतर जाता तो उन्हें मेरी अहमियत का पता चल जाता, और उनकी नज़रों में तो मेरी अहमियत और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उनके 3 बच्चों की माँ थी। मगर मैंने जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में ही पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत को कब इतनी आसानी से अपना हक मिलता है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रहकर दौरे पड़ने लगे तो चाचू ने अदालत में चौधरी साहब पर बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाने का केस फाइल कर दिया। अभी केस चल ही रहा था कि एक दिन भगवान की मर्जी से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं रहा था, और केस हारने की सबसे बड़ी वजह यही बनी मेरा बेटा राहुल, जो अभी 7 साल का हो गया था, और मेरी सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। उसकी भोली भाली सूरत मेरी खुशियों की वजह थी। मैं उसे कैसे भूल जाती। उस दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब अदालत ने फैसला किया कि चौधरी साहब अपने बेटे राहुल को रखने का ज्यादा हकदार है। फैसले में ये वजह बताई गई कि राहुल की मां की जिम्मेदारी उठाने वाले उसके बाप का देहांत हो चुका है और उसके घर में कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है। उसकी मां की भी डिवोर्स हो चुकी है और वो कोई नौकरी भी नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल जमींदार और इज्जतदार और अमीर आदमी है। समाज में उसकी बहुत इज्जत है। वो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी हैसियत की वजह से उसको पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह करवा सकता है। तो बाप के पास बेटे का फ्यूचर अच्छा रहेगा और इनकी माँ बच्चों को गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। अगर बच्चियाँ चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह सकती है। इस समय में उनका बाप को उनका खर्चा देना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे राहुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने चाचा से कहा कि जब तक राहुल मेरे पास नहीं आएगा मैं बच्चियों को नहीं लूँगी। आप कुछ करें, मुझे राहुल चाहिए। अभी फैसले की सिर्फ कॉपी ही मिली थी और जज साहब ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। एक दिन चौधरी साहब की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी और वो गाड़ी में बैठे रहे, जबकि उनकी एक नौकरानी मेरी दोनों बेटियों को घर के अंदर लेकर आई और अब कहने लगी कि मालकिन, आपकी बच्चियों को मैं आपको देने आई हूँ।
मैंने पूछा चौधरी साहब कहाँ हैं? तो वो कहने लगी कि वो गाड़ी में बैठे हैं। और राहुल, मेरे इस सवाल का उस नौकरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रोने लगी और उसके कंधे हिलाकर बोली कि बताओ वो कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आई, जबकि अदालत के फैसले के अनुसार वो मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने ला सकता है। मुझे रोता हुआ देखकर वो नौकरानी भी रोने लगी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। चौधरी साहब का और उनकी बहन का उनकी जायदाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहन अपने हिस्से की आधी विरासत अपने छोटे भाई के नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन चौधरी साहब ये बंटवारा नहीं करना चाहते थे। इसी झगड़े की वजह से वो बच्चों को उनकी बुआ के घर से लेकर आ गए थे और सौतेली माँ के पास रख दिया, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा। एक दिन राहुल को बहुत ज़्यादा बुखार था और छोटी मैडम ने उन्हें बुखार में नहला दिया। कहने लगी कि बुखार में नहाने से बुखार उतर जाता है, लेकिन उस बुखार को क्या उतरना था, वो और ज़्यादा तेज़ हो गया। सर्दी से उस मासूम को नमूनिया हो गया। ये कहकर वो रोने लगी और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी माँ ने उस नौकरानी को बाहर गाड़ी तक पहुँचाया। चौधरी साहब दोनों बेटियों को हमारे पास छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आए, लेकिन उनकी बहन हर महीने ज़रूर हमारे घर पर आती थी हमसे मिलने के लिए। उन्हें मेरी बच्चियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्हीं की बहन से मुझे पता चला कि चौधरी साहब की दूसरी पत्नी के तौर तरीके अच्छे नहीं थे। वो ख़ानदानी पत्नियों की तरह नहीं थी। उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वो हमारे घर के रीति रिवाज को नहीं मानती थी। मेरे बच्चों के साथ उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। चौधरी साहब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगे और जब राहुल का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया और दूसरी पत्नी को तलाक दे दी। उन्हें पछतावा होता था कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें घर से निकाला और बच्चों को तुमसे दूर कर दिया, शायद ये सब उसी वजह से हुआ है। मैं बदनसीब अपने भगवान से पूछती थी कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी। इस सब के 1 साल बाद ही चौधरी साहब ने तीसरी शादी कर ली। ये औरत उन्हीं के ख़ानदान की थी। उनकी किसी रिश्तेदार की कोई रिश्तेदार थी। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि चौधरी साहब की तीसरी पत्नी असल में वो औरत है जो उसके लिए बनी है। इस औरत के मुंह में तो ज़बान भी नहीं थी। उसका दिल बहुत ही अच्छा है और वो सबसे बहुत अच्छे से मिलती जुलती है। भगवान ऐसी पत्नी हर ज़रूरतमंद आदमी को दे। बच्चियां 12 साल की उम्र तक मेरे पास ही रहीं। फिर चौधरी साहब उनको ले गए, क्योंकि वो कानूनन बस इतनी उम्र तक ही मेरे साथ रह सकती थी। मैंने भी कोई जिद नहीं की। मेरी माँ ने भी मुझे समझा दिया था कि बेटियां बाप के पास ही सही रहती हैं। ज़माना ख़राब है। जवान बच्चियों को पढ़ाना लिखाना और शादियां करना ही एक तलाकशुदा औरत के बस की बात नहीं है। और हमारे घर पर तो कोई मर्द भी कमाने वाला नहीं है, तो अच्छे घरानों में उनकी शादियां कैसे कर पाओगी? अगर इनको अपनी माँ से मोहब्बत होगी तो शादी के बाद ये ज़रूर तुमसे मिलने आएंगी। मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। चौधरी साहब के घर पर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छे भले ख़ानदान में उनकी शादियां कर दी। वो आज अपने घरों में अपने पतियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थीं। आज उनके पास बच्चे भी हैं। उनके पतियों की भी समाज में इज्जत है और एक बहुत बड़ा मकाम है। वो कभी कभी मुझसे मिलने आती हैं और मुझे भी अपने घर पर लेकर जाती हैं। मेरी बच्चियों को उनके बाप के पास चले जाने के बाद मेरे चाचा मुझे और माँ को अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी के कई जतन किए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि दूसरी शादी करके मैं अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरी बेटियां मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देती। वो मुझसे मिलने को तड़पती रहती और उनके पति उन्हें मुझसे मिलने नहीं देते और ना ही मुझे उनके घर जाने की इजाज़त होती। मैंने अपनी बेटियों से रिश्ता रखने की खातिर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी और मुझे इस कुर्बानी पर कोई दुख नहीं था। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी बेटियों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो मुझे अपने घर ले गईं। मेरी दोनों बेटियों के पति भी बहुत अच्छे थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। ये देवरानी और जेठानी के रिश्ते में बनी हुई थी।
उनके ससुराल वाले भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनके ससुर भी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। मुझे अपनी बेटियों के पास आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और उनके घर के माहौल में मैं बहुत अच्छे से ढल चुकी थी। मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया और हम सब उनके ही घर में एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। मेरी बेटियों ने और मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया। जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर वो लोग मेरे साथ खड़े थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरी बेटियाँ मेरी आंखों के सामने हैं और वो बहुत खुश हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सब्र किया। भगवान ने मुझे उसका फल भी इसी तरह दिया। चौधरी साहब का घर यहाँ से कुछ ही दूर पर था, मगर वो बहुत कम ही बेटियों से मिलने आते थे। जब कभी वो अपनी बेटियों से मिलने आते तो बेटियों से मिलकर चले जाते और मैं भी अपने कमरे में चली जाती। मैं कभी भी उनके सामने नहीं आती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और उनका आमना सामना हो। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे दी थी। इसी वजह से मैं हर समय भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती और उसका शुक्रिया अदा करती रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी और मेरे पिताजी एक मजदूर थे। मेरा एक भाई था जो अभी छोटा था और चौथी क्लास में पढ़ता था। हमारे परिवार में भले ही गरीबी थी, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मेरे बचपन में ही अपने बेटों से शादी के लिए बोल रखा था। परंतु मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो जहां मेरी बेटी रानी बनकर रहे। और ऐसे ही हम लोगों का दिन बीतता चला गया तथा एक दिन हमारी पड़ोसन ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने का रिश्ता लेकर आई। परंतु जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो वो ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि वो लोग कैसे हैं और उन लोगों का काम काज क्या है। फिर एक बार वह लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरी होने वाली सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर एक महंगी अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपए रख दिए। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। अन्यथा अगले 1.5 महीने के अंदर में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का ख्वाब होता है, जैसी मेरी शादी हुई। खैर, और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और उस समय के लिए मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सासू जी मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। जरेनिया से तो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई घमंड नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रखकर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति अजीत कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे और अजीत ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 8 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मेरे पति अजीत बाहर किसी देश में जॉब करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थीं। परंतु अब उन्हें वापस विदेश जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कने लगा और जैसे तैसे किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, कुछ महीने बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। अजीत की ये बात सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिला। अगली सुबह मेरे पति अपने काम पर प्रदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत धार्मिक औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अजीत को गए हुए 4 साल हो गए। मेरे पति अजीत बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगीं और ये आवाजें मुझे अब रोज रात को सुनाई देती थीं। मुझे तो अपने दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही हूँ। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज आती थी। ऐसा लगता
जैसे उनके साथ गलत हो रहा हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वह लड़कियां सुकून से सो रही होती थीं। एक दिन चीखों की आवाज आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून जैसा कुछ था। तभी कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह कांपने लगी। छत पर तो वो लड़कियां। मैं रात का खाना बनाने की तैयारियों में बिजी थी। जब सास 2 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी कि सुमन, ये लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं अपने सास से पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वह मासूम लड़कियां 9 से 10 साल के बीच की उम्र की थीं। मेरी सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाना खाएंगे। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के यह बात सुनकर मेरे दिल में उन बच्चियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह अच्छी औरत थी, हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं रसोई घर में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए। वह लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थीं। वह इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा लिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी भी लग रही थी। खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने कोई नहीं आएगा। मेरे सवाल पर मेरी सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या ही हो जाएगा बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर थोड़ी देर घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी थी। सास की बात सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर अपनी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक ईश्वर ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजरें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां जमीन पर ही लेटकर सो चुकी थीं। इस महीने गर्मी बहुत ज्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज धूप से आंगन तपता रहता था। कुछ समय ही थोड़ा बहुत ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वह लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थीं, जो मदहोशी नींद में सो रही थीं। उन्हें यूं लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन इनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे कहा कि उन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। स्विंग सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद रसोई घर में चली गई। अपना काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर विदेश में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज तभी बंद हो गई थी। अब फिर से दोबारा रोने की आवाजें आने लगी। इस बार आवाज लगातार ही आ रही थी, परंतु मैं तुरंत उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था और मेरे और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा पति भी नहीं थे। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाजें लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वह अनाथ लड़कियां तो नहीं। यह ख्याल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गई? वो लड़कियां जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थीं, मेरी सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर कुछ और था। कमरे में ना तो कोई शोर था, न वह लड़कियां रो रही थीं। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थीं, जबकि मेरी सास पूजा कर रही थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? अभी तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नजर देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा, सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी
कि यह कौन सी राज है। सुबह का समय होने ही वाला था। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता था? जब मैं देखने के लिए जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाजा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वह फकीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करें। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहे। मेरी सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस वक्त मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थीं, तो सुबह होते ही बाप कहां से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कहा और मैं चुपचाप कमरे में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूंगी, तुम कुछ और काम कर लो। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थीं, लेकिन मैं अपनी सास पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास मार्केट से खुद ही चीजें लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ लड़कियां थीं। एक की माथे से खून निकल रहा था। मेरी सास ने कहा, सुमन, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उस लड़की को खाना खिलाया। मैंने गौर किया, वो लड़की काफी गुमसुम सी है। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएं मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती है। आज खाना ज्यादा बन गया था। आज मेरा भी उस लड़की के साथ बैठकर खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बहू? तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और रसोई घर में चली गई। रसोई से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थीं। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना सुमन, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा। जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वह ऐसे चीख रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थीं। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया है। जब दरवाजा खोला तो मेरी सास दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहू क्या हुआ है? क्यों दरवाजा पीट रही हो? सुबह हो गई है क्या? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वह आवाज आना बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का समय हुआ तो वह फकीर फिर दरवाजे पर आया था। मेरी सास ने उन सब लड़कियों को उठाया और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की थी कि यह लड़कियां फिर से डरी सहमी सी थीं। न जाने वह लड़कियां किस चीज से डरी हुई थीं। वह फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। यह तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, यह लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो खुद खाती न मुझे खाने देती। रोज उसी तरह की आवाजें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी ना होता था। वह लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थीं। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज की इन चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने इरादा किया कि मैं जानकर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता न चला था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती थीं और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 4 लड़कियों को लेकर घर आई थी। कमरे से उसी तरह चीखने की आवाजें आने लगीं। मैं उसी समय यह जानने के लिए दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई
कि आखिर यह मामला है क्या। जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 2 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थीं। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। ये बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर यह अपनी जान न देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने के लिए अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया। तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। उस फकीर ने उस मुर्दा बच्ची और तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा था। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी सांस हक्का बक्का रह गई। मेरी सांस इधर उधर जाने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उस फकीर को पकड़ लिया था। मेरी सास ने भागना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जो इतना धार्मिक बनती थी। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वह सो जाती थी। वह उन लड़कियों को मारती, पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वह लड़कियों को अपने साथ ले जाता और उन्हें अपाहिज कर देता, जिससे वह मोहताज बन जाए और उन्हें ज्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है। इसीलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी सास है जो यह खेल भी खेल सकती हैं, लेकिन बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता। हे मेरी सास और पूरा गैंग सलाखों के पीछे था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मेरी सास, जिस पर मैंने कभी शक नहीं किया था, वो एक खौफनाक सच्चाई का हिस्सा निकली। पुलिस ने पूरा गैंग पकड़ लिया, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैं बार बार सोचती थी कि अगर मैंने सही समय पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की होती तो न जाने कितनी और मासूम बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाता। मेरी सास के पकड़े जाने के बाद मोहल्ले में भी यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपने ससुराल वालों से भी दूरी बना ली, क्योंकि उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बचा था। मैं अजीत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो भी इस सब के बाद विदेश में ही रह रहे थे और बहुत कम बातें करते थे। हमारे बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने की कगार पर आ गया था, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने लिए एक नई शुरुआत करूंगी। मैंने सोचा कि जिन मासूम बच्चियों को मेरी सास और उसका गैंग नुकसान पहुंचाता था, उन्हीं जैसे बच्चों की मदद के लिए मैं कुछ करूंगी। मैंने अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया, जिसमें हम अनाथ और बेसहारा बच्चों की मदद करते थे। धीरे धीरे इस काम में मेरी पहचान बनने लगी और मैंने खुद को इस काम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस बीच मैंने तलाक के लिए भी अजीत से बात की। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को चुना। अजीत ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसने भी मेरी बात समझी और हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। मेरी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और उद्देश्यपूर्ण हो गई थी। मैं उन लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो समाज में न जाने कितनी यातनाओं का शिकार हो रही थीं। मैंने खुद को इस मिशन में पूरी तरह झोंक दिया था और मेरी मेहनत का फल यह था कि मैं अब अपने एनजीओ के जरिए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना रही थी। समाज में जहां एक तरफ लोग मेरे बीते हुए अतीत पर चर्चा करते थे, वहीं दूसरी ओर मेरे काम की भी सराहना हो रही थी। मैंने अपनी पहचान सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं,
बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में बनाई। मेरे अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ एक मजबूत इरादा था, बदलाव लाने का, समाज में कुछ अच्छा करने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन मासूमों को एक बेहतर भविष्य देने का। और इस तरह मेरे जीवन ने एक नया मोड़ लिया, जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सैकड़ों मासूम लड़कियों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। सुमन की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसने उसे इंसानियत की असली पहचान सिखा दी। उसने अपनी सास के पापों का पर्दाफाश तो कर दिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह सोचने लगी कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरों के दुख दर्द को समझे बिना उन्हें और तकलीफें देते हैं। सुमन ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अगर इंसान किसी का भला नहीं कर सकता तो उसे किसी का बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को दूसरों के भले के लिए समर्पित करेगी। उसने पुलिस की मदद से उन लड़कियों को बचाया और उनका पुनर्वास करवाया। धीरे धीरे सुमन ने अपनी पहचान समाज में एक मददगार और दयालु महिला के रूप में बनानी शुरू की। उसने अपनी मेहनत से एक संगठन शुरू किया, जहां वह अनाथ, बेसहारा और परेशान लड़कियों के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करने लगी। एक दिन जब वह एक सभा में अपनी कहानी सुना रही थी, तो उसने कहा, इंसानियत का असली मतलब यही है कि आप किसी के दर्द को महसूस कर सकें। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके दर्द को और बढ़ाने का काम मत करें। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसका एक छोटा सा गलत कदम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सुमन का यह संदेश तेजी से फैलने लगा। लोग उसके काम से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। उसकी सोच और कर्म इंसानियत का असली उदाहरण बन गए थे। सुमन के इस प्रयास से न सिर्फ उन लड़कियों को नया जीवन मिला, बल्कि समाज में भी जागरूकता बढ़ने लगी कि बुराई से लड़ने के लिए साहस और इंसानियत जरूरी है। सुमन का यह कदम साबित करता है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मानवता का असली धर्म दूसरों की भलाई में ही निहित है। हाँ तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कहानी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।